हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज की हमारी क्लास में आपको कुछ लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक वीडियो मैंने पहले डाली है इसकी, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एक वीडियो मैं आज दे रही हूँ, इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लास्ट वीडियो में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, शायद 50-60 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 30 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, और शुरू फिर दे दूंगी किसी दिन नेक्स्ट क्लासेस की, और काफ़ी सारे आपके लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सभी के पास वीडियो को भेजना है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी आप अपनी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म इको फेमिनिज्म। ये टर्म किसने कॉइन किया है? आपके सामने ऑप्शन है चारों, तो इनमें से आपका जो ऑप्शन बनता है वो बी है, यानी कि यस वो बी है, यानी कि जो फ्रैंकोइज ड्यूबोन जो हमारे हैं, इन्होंने ही इसको कॉइन किया है। किसको? इको फेमिनिज्म, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो एग्जामिन करती है कनेक्शन को, किसको? वुमेन एंड नेचर में जो कनेक्शन होता है उसको एग्जामिन करती है इको फेमिनिज्म। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड लैंग्वेज? कौन सी जो है वो आपकी डेड लैंग्वेज है? तो डेड लैंग्वेज माना जाता है गॉथिक। गॉथिक जो आपकी लैंग्वेज है उसको डेड लैंग्वेज माना जाता है। हु केम अप विद द टर्म सेल्फ फेसनिंग? हु केम अप विद द टर्म मतलब किसने इसको टर्म को कॉइन किया है? तो इसके साथ जो नाम जुड़ता है वो आपका जुड़ता है स्टीफन ग्रीन बेल्ट का। ठीक है, तो कहाँ पर है हमारा ऑप्शन? ये वाला है, स्टीफन ग्रीन बेल्ट। अच्छा, ये होता क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सेल्फ फेसनिंग के बारे में। तो सेल्फ फेसनिंग एक ऐसा टर्म है जो इंट्रोड्यूस किया है स्टीफन ग्रीन बेल्ट ने, और इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वंस आइडेंटिटी, है ना। किसी अपनी खुद की आइडेंटिटी जब व्यक्ति कंस्ट्रक्ट करता है तो उस चीज को पब्लिक के सामने, है ना, जो पब्लिक एक पर्सोना पहनता है, जो मुखौटा व्यक्ति पहनता है, जिस रूप में बाहर उसकी पहचान होती है सोसाइटी में, तो उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ फेसनिंग। ठीक है। In Towards of a Feminist Poetics, इन टावर्स ऑफ अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, एलन शोवाल्टर इनका ये वर्क है, तो इंट्रोड्यूसेस द वर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। तो वो क्या कर रही हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं द वर्क टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क, दिखाती हैं इसमें एनालिसिस करने के लिए वुमेन्स लिटरेचर को। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा गाइनो क्रिटिसिज्म। एलन शोवाल्टर से कौन सा टर्म जुड़ा है? गाइनो क्रिटिसिज्म। देखिए गाइनो क्रिटिसिज्म में क्या होता है, एक फीमेल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, और ये एनालिसिस करता है वुमेन्स लिटरेचर का, कि मतलब वुमेन को भी समान भूमिका रहनी चाहिए लिटरेचर के अंदर, उनको हेन दृष्टि से ना देखा जाए, मतलब समान उनको रेस्पेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए जब वो लिटरेचर के फील्ड में उतरती हैं। ठीक है। Who was the first to propose a science focused on the study of science? Who was the first? ऐसे कौन है पहले जिन्होंने प्रपोज किया साइंस को, फोकस्ड साइंस को प्रपोज किसमें? द स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की स्टडी में। तो यहाँ जो बात आती है वो आपका डी ऑप्शन होता है, फर्डिनेंड डी सॉसर। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर बनता है। देखिए, है ना, द स्टडी वाज कॉल्ड सीमियोटिक्स। क्या कहते हैं जो साइन की स्टडी होती है गाइज? साइन की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? सीमियोटिक्स। देख लीजिए, सीमियोटिक्स। ठीक है। सिक्स आंसर क्वेश्चन है, हु सीक्स एन assumed binary opposition in an author's narrative, then reads the text against the author's wishes from the perspective of the marginalized position, finally showing that the correct interruption is undecidable। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पहले इसको समझ लीजिए, और इसका आंसर आपका जो बनता है वो हो जाता है जैक्स डेरिडा। ठीक है, तो जैक्स डेरिडा ये आप जानते हैं अल्जीरियन है, फ्रेंच फिलोसफर हैं, अल्जीरियन बॉर्न है, फ्रेंच फिलोसफर हैं ये, और डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी इन्होंने दी थी, जो क्या बताती है? एज्यूम्ड बाइनरी अपोजिशन को बताती है। ठीक है, तो एज्यूम्ड बाइनरी अपोजिशन इन एन ऑथर्स नैरेटिव, है ना, ये चीज अगर कहीं आ जाती है तो आप वहां पे लगाएंगे डिकंस्ट्रक्शन वाली थ्योरी को। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म डज इज नॉट, क्या नहीं करता है? फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो क्या नहीं करता है इनमें से? तो देखिए पहला वाला है कंसर्न विद मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन। हाँ बिल्कुल सही है, इसके लिए तो है ही ये। दूसरा कह रहा है कि ट्राई टू एक्सप्लेन
हाउ द सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन इज रिफ्लेक्टेड इन और चैलेंज्ड बाय लिटरेरी टेक्स्ट, ये भी सही बात है, इसको भी करता है। ट्राई टू एग्जामिन द एग्जामिनेशन एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल रेसेस क्लासेस एंड कल्चर्स, इसमें भी है ना, सभी रेसेस क्लासेस या कल्चर की लेडीज को ये जो है मिलना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए इसका। डी है हमारा एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन वुमेन बिकम रिस्पॉन्सिबल मदर्स, नहीं ऐसी किसी बात को ये नहीं बताता, ठीक है। Which one of the following is not one of Alan Showalter's four models of sexual difference? देखिए एलन शोवाल्टर ने 4 मॉडल दिए हैं सेक्सुअल डिफरेंस के, तो इनमें से कौन सा मॉडल इन्होंने नहीं दिया है? करेक्ट। तो देखिए जो बी है आपका यानी कि यस, हाँ ये ओकेजनल हो जाएगा, जो ओकेजनल है ये इन्होंने नहीं दिया है, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और साइको एनालिटिक इन्होंने दिया है, ठीक है। 4 हैं, बायोलॉजिकल है, लिंग्विस्टिक, ठीक है, बायोलॉजिकल है, लिंग्विस्टिक है, साइकोलो एनालिटिक है, और एक आपका कल्चरल है, CUL, याद रखिएगा अगर कहीं आ जाए कि जैक्स डेरिडा ने, सॉरी एलन शोवाल्टर ने कौन सा मतलब सेक्सुअल डिफरेंस कितने दिए हैं, तो 4 दिए हैं, बायोलॉजिकल है दिए, लिंग्विस्टिक दिया है, साइको एनालिटिक, कल्चरल, ओकेजनल इन्होंने नहीं दिया है। Which of the following statement is true of the ego according to Freud? ठीक है, ईगो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, आपको पता है इड ईगो का जो ये थ्योरी दी है ये सुपर ईगो की है ना, इड ईगो सुपर ईगो, ये तीनों थ्योरी किसने दी है, फ्रायड ने दी है, सिगमंड फ्रायड ने। तो कौन सा जो यहाँ ये कमेंट है वो सही नहीं है, इसके बारे में ये बताना है, इस सॉरी जो सही है ना, इट एग्जिस्ट प्रायर टू द इड, है ना, इट एग्जिस्ट प्रायर टू द इड, इट फॉलोज द प्लेजर प्रिंसिपल नहीं, इट लीड्स द लिबरल एनर्जी टू सुपर ईगो, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे कि भाई ये क्या करता है, ये लीड लेंस करता है लिबिडिकल एनर्जी टू, लिबिडिकल एनर्जी को सुपर ईगो की तरफ, ठीक है। In the imaginary order, the subject's own image permanently catches and captivates the subject. In the Lacanian model, this statement refers to which stage? देखिए इमेजिनरी ऑर्डर, सब्जेक्ट्स ऑन इमेज क्या हो जाती है, परमानेंटली कैचेज कर ली जाती है, कैप्टिवेट कर ली जाती है सब्जेक्ट के द्वारा, किसकी, सब्जेक्ट की ऑन इमेज। इन द लेकेनियक मॉडल दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच स्टेज, लेकेनियन मॉडल में इस स्टेज को क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहा जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मिरर, ठीक है। आप देखते हैं कोई भी चीज अगर मिरर में कोई इमेज आप दिखाते हो, कोई सब्जेक्ट दिखाते हो, तो वो क्या होता है, वो उसी तरीके का दिखाई देता है ना, तो ये भी तो स्टेटमेंट सेम वही चीज कह रही है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंसेप्ट एक्सप्लोर्ड बाय फ्रायड, फ्रायड के द्वारा कौन सा फ्रायड ने नहीं दिया है यहाँ पर कंसेप्ट, देखिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का तो है फ्रायड का, है ना, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का भी है और ये स्लिप्स का भी है, अनकॉन्शियस का भी है, जो जो मिथ है, मिथ का इन्होंने नहीं दिया, करेक्ट। चलिए, और किस में दिए हैं इन्होंने ये सभी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में दिए हैं। चलिए, विच अमंग द क्रिटिक फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरा, है ना, नॉट अ डायस्पोरा क्रिटिक, इनमें से अच्छा ये वर्ड जो है ना, ये क्रिटिक वर्ड जो है ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरा क्रिटिक, तो डायस्पोरा क्रिटिक कौन सा इनमें से नहीं है, तो जो आपका रेमंड विलियम है, यस रेमंड विलियम जो है वो डायस्पोरा क्रिटिक नहीं, बाकी आपके विलियम जो अभी ऊपर नेम्स आए हैं यानी कि विलियम सेफरन, रॉबिन कोहिन और पॉल गिलरॉय, ये सभी जो हैं आपके डायस्पोरा हैं और ये डायस्पोरा नहीं, ठीक है। रेमंड विलियम्स, कल्चरल मटेरियलिज्म मेक्स एनालिसिस बेस्ड इन क्रिटिकल थ्योरी, जो कल्चरल मटेरियलिज्म होता है मिक्स कर एनालिसिस करता है बेस्ड किस पर बेस्ड करता है, क्रिटिकल थ्योरी पर, इन द ट्रेडिशन ऑफ लाइफ, तो इसमें आपका आंसर बनता है बी, यानी कि सॉरी बी ये वाला, ये बी कई बार ये यहाँ आ जाता है तो हम इस वाले की बात करेंगे, ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, करेक्ट, कल्चरल मटेरियलिज्म मेक्स एनालिसिस बेस्ड इन क्रिटिकल थ्योरी इन द ट्रेडिशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। चलिए, हु सेज ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म दैट इट इज अ पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टीरियोग्राफी, किसने कही है ये रिमार्क, किसने दिया है, किसने दिया है ये रिमार्क, क्या कहा है, क्या कहा है भाई, इसकी बात करेंगे तो पॉलिटिसाइज्ड कहा है किसको, कल्चरल मटेरियलिज्म को, तो किसने कहा है,
ग्राहम होल्डरनेस ने, ग्राहम होल्डरनेस ने पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टीरियोग्राफी कहा है किसको? कल्चरल मटीरियलिज्म को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी की लिहाज से। चलिए, व्हाट वर्ड डज बख्तिन यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस थ्रू विच मीनिंग इज इवॉल्व आउट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द ऑथर, द वर्क एंड द रीडर। मतलब ऑथर और रीडर के बीच जो ये जो भी मतलब जो लिखा हुआ है उसके बीच में जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो संबंध बताता है, तो ये आपका क्या होता है? ये प्रोसेस बी, डाय डायलॉग, अच्छा, डायलॉगिज्म होता है ये बी। इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी, सिंबॉलिज्म, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। विच काइंड ऑफ लिटरेचर, कौन से लिटरेचर की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कौन कौन सी? इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी और सिंबॉलिज्म। तो ये सारे के सारे आपको किस में मिलते हैं? मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट मूवमेंट वालों की है इंडिविजुअलिज्म भी, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी और सिंबॉलिज्म। याद रखिएगा। Who has coined the term blacklist for a strategy that blames the victim? Blacklist कहा है किस स्ट्रेटेजी को? blames the victim को, by suggesting that women's liberation movement is itself the cause of many problems, है ना, कि वुमेन को जब लिबरलाइज कर दिया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं that plague women, है ना। तो यहाँ ये किसने कहा है ऐसा? तो ये बात जो की है ये ब्लैकिस्ट और ब्लेम द विक्टिम, है ना, ये सब चीजें जो है ये हो जाएगा आपका सुसान फलूदी। What is the term that Foucault introduces in his book The Order of the Things? Order of the Things नाम की इनकी बुक है, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है किसको? Which refers to the unconscious structures underlying the production of knowledge in a particular time and place. सॉरी प्लेस, पैलेस बोल रही हूँ, ठीक है। नॉलेज इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, अनकॉन्शियस। तो तीनों चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ। एक तो आपका ये अनकॉन्शियस वर्ड है और पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, तो इसको रिलेट कर लीजिए, ऐसे रिलेट करके याद करिए क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। ये थोड़े समझ में बहुत कई कई बार पढ़ने के बाद आते हैं, है ना, एकदम से आते भी नहीं है। तो ये एपिस्टमी, ठीक है, ये आपका रहेगा एपिस्टमी, ठीक है। unconscious or knowledge in particular time and place, episteme. Gayatri Chakravarti Spivak introduced a major concept, post-colonial theory, through which minority groups, nationalities mobilize themselves on the basis of shared gendered, cultural or political identity. What is it? तो क्या था ये? बताइए इसमें। गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक, तो इसको हम किसके लिए जानते हैं? एक बार आप ध्यान से इसको याद रखें, स्ट्रैटेजिक इसेंशियलिज्म। क्या कहा? स्ट्रैटेजिक इसेंशियलिज्म। और ये क्या है? एक मेजर टर्म है जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेट करता है, इंट्रोड्यूस किया 1980s में इसको इंडियन लिटरेरी क्रिटिक में, ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक ने। और ये रेफर क्या करता है? एक पॉलिटिकल टैक्टिक है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, नेशनलिटीज होती हैं, एथिक्स ग्रुप होते हैं, मोबिलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड जेंडर को, कल्चरल को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, ठीक है, स्ट्रेटेजी इसेंशियलिज्म। A concept popularized by Homi K. Bhabha in post-colonial theory, which is a sign of double articulation, a strategy which appropriates the other as it is visualized power is। तो जो आपके ये भाभा हैं, इससे किसको कनेक्ट करोगे आप? तो ये इसमें मिमिक्री हो जाएगा, है ना। इन्होंने इसको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को लिया है इसमें और साइन किया है डबल आर्टिकुलेशन, मतलब दोबारा से आर्टिकुलेट करना किसी चीज को। एक स्ट्रेटेजी होती है अप्रोप्रिएट द अदर, जैसे तो कोई दूसरा विजुअल हो रहा है उसी प्रकार से विजुअल होना, तो मिमिक्री हो जाएगा ये। हु कॉइन द टर्म जेंडर परफॉर्मेटिविटी? तो इस टर्म को किसने कॉइन किया है? तो ये हो जाएगा आपका, यस, जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर ने इस टर्म को कॉइन किया है, इसको जेंडर परफॉर्मेटिविटी। क्या है ये? जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ठीक है, जूडिथ बटलर। हु सेड दैट देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट? ये तो बहुत आसान है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी में किसने कहा है? इनकी एक पुस्तक थी जैक्स डेरिडा की, इन्होंने कहा है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी नाम की इनकी बुक थी, उसके अंदर कहा। The most striking aspect of linguistic competence
It was it what we may call the creativity of language, that is the speaker's ability to produce new sentences. This is a quote by who is here talking about the of human language. ठीक है, तो इसको एक बार क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे करने चाहिए। अगर आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टर्म, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर नॉम चॉम्स्की। ठीक है, मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से आप इसको जनरेट मतलब नॉम चॉम्स्की को जोड़ लीजिए लैंग्वेज से, है ना, लिंग्विस्टिक्स से। ओके, और क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज द स्पीकर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंस बनाने की जो एबिलिटी होती है, तो दिस इज गॉट बाय हु इज हियर टॉकिंग अबाउट। चलिए, which of the following concept was not included is in those that I.A. Richard used to substantiate interpretive criticism, है ना। इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म जो कि आई.ए. रिचर्ड ने दिया है, तो कौन सा सब्सटेंशिएट इन्होंने यूज नहीं किया है ना, कौन सा इंक्लूड नहीं है इनके किसमें, इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर, इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर। तो यहाँ जो बात है आपकी भाई, ये हो जाएगा पैस्टिच। पैस्टिच यहाँ पे इन्होंने यूज नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, बाकी मेटाफर, एम्बिग्यूटी, एल्यूसिवनेस इन्होंने यूज किया। The term that John Ruskin coined to describe the ascription of human emotions to inanimate objects, जो inanimate होते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है गाइस। जॉन रस्किन का क्या है, अफेक्टिव फैलेसी है, पैथेटिक फैलेसी है, बताइए। पैथेटिक फैलेसी है ना, जैसे ये आपका उसमें बहुत सारे मैंने वो दिया था, फिगर ऑफ स्पीच वाली क्लास दी थी आपको, बहुत सारे आए थे पैथेटिक फैलेसी के, जैसे कि आपका वियरी वे होता है ना, जैसे रास्ता थोड़ी ना थका हुआ होता है, भाई इंसान थका हुआ था, स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, इस तरीके के टर्म होते हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विद द राइटर हु इंट्रोड्यूस्ड देम, बताइए, इसको रिलेट करना है आपको। तो देखिए, टच स्टोन मेथड किसने दिया था, अच्छे से जानते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, आप अच्छे से जानते हैं इसको। ठीक है, इंटेंशनल फैलेसी किसने दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, विमसेट एंड बर्ड्सले ने दी है ये वाली। ठीक, और द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये आप जानते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी.एस. इलियट का है ना, तो ये आपका टी.एस. इलियट से रिलेट कर दीजिए इसको। और आपका बच गया ये लास्ट वाला, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, ये आपका एक ही बच गए हैं, ये आपके ही बच गए हैं, तो यही हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आंसर बताने की कोई नीड नहीं है। विच ऑफ द नोटेबल डिकोटमी वाज नॉट propounded by फर्डिनेंड सोसर, फर्डिनेंड सोसर ने कौन सी प्रोपाइंड नहीं की है, इनमें से कौन सी नोटेबल डिक्टमी है जो इन्होंने नहीं की है। तो ये यहाँ पर आपके पास लैंग एंड पैरोल है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड है, सिंक्रोनमी एंड डाइक्रोमी है, डाइक्रोनी, सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी। तो ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा भाई जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है, ये इन्होंने नहीं किया, बाकी सारे की। Markedness, a state of standing out as non-typical, was a formalist concept categorized by, बताइए, मार्कडनेस का जो कॉन्सेप्ट है किसने इसको कैटेगराइज किया है, a state of standing out, एक स्टेट होती है जो स्टैंड आउट करती है, as non-typical was a formalist concept। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा यस, डी ऑप्शन, यानी कि रोमन जैकब्सन। नॉर्थरोप फ्राई इन हिज फर्स्ट बुक फेयरफुल, मैंने कम क्वेश्चन इसीलिए हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाएंगे इस टाइप के, तो थोड़े से दिए हैं आज इसलिए, लेकिन आपको गाइस पता होना चाहिए इनका। नॉर्थरोप फ्राई इन हिज फर्स्ट बुक फेयरफुल सिमेट्री री इंटरप्रेट्स द पोएट्री, किसकी पोएट्री को री इंटरप्रेट करते हैं, कौन, नॉर्थरोप फ्राई अपनी फेयरफुल सिमेट्रीज में। तो ये आपके जो हैं भाई, थॉमस चैटरटन है आपके सामने, जॉर्ज कुम्बरलैंड है, विलियम ब्लेक है, और तो ये देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो टाइगर की सिमेट्री दी है, लैम्ब की सिमेट्री दी है, फेयरफुल टाइगर की सिमेट्री दी है ना विलियम ब्लैक ने अपने एक वर्क में, है ना, तो वही हो जाएगा, है ना। द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स वाज फर्स्ट फोरग्राउंडेड बाय, किसके द्वारा फोरग्राउंडेड किया गया प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स को सबसे पहले, यस, तो ये बनेगा आपका क्लिंथ ब्रुक्स। ठीक है,
द वर्ड इकेस्टेसिस, इक्सटेसिस, एक्सटेजिस कह लीजिए, एक्सटेजिस कह लीजिए इसको, फाइंड अ प्लेस इन द क्रिटिकल कैनन ऑफ, किस चीज में इसको प्लेस मिला, किस चीज से रिलेट करेंगे हम एक्सटेजिस को? यस। तो ये बनेगा भाई आपका लॉन्गिनस है, लॉन्गिनस से रिलेट करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन है, इन हुज ओपिनियन द थिएटर इज नॉट एन हॉस्पिटल व्हाइल रिएक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, इसको याद रखिएगा आप भाई। कौन है ऐसा जिसने माना है कि थिएटर कोई हॉस्पिटल नहीं है व्हाइल रिएक्टिंग टू द एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट थी, वो कहते थे कि क्योंकि पिटी परगेशन फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि भाई पिटी मतलब फियर की वजह से या उसकी वजह से सुधर जाता है जो प्रोटोगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, तो ऐसी चीजें उसने अपनी ट्रेजेडी की थ्योरी में दी हैं, तो पोएटिक्स के अंदर। तो यहाँ देखिए इन्होंने उल्टा दिया है इसका जवाब कि देयर इज नॉट एन हॉस्पिटल व्हाइल रिएक्टिंग टू द एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, पिटी एंड फियर होता है ना इसमें, तो ये किसने इसका पलटवार किया है इस थ्योरी के ऊपर इनकी, है ना, एरिस्टोटल की। तो ये आपका बनेगा डी, यानी कि एफ एल ल्यूकस ने ऐसा कहा है, थिएटर हॉस्पिटल नहीं है। तो यहीं तक के थे गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।